नमस्कार सभी का, आप सभी का एक और क्लास में। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस टॉपिक की, जो कि वेक्टर स्पेस का हम देख रहे थे। वेक्टर स्पेस में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डायमेंशन एस प्लस डायमेंशन टी इज इक्वल टू डायमेंशन एस प्लस टी प्लस डायमेंशन एस इंटरसेक्शन टी। या इस कई बुक्स में ये इस तरीके से दी गई है, लेकिन एक ही बात है, डायमेंशन एस प्लस डायमेंशन टी माइनस डायमेंशन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू डायमेंशन एस प्लस टी। तो कई बुक्स में इस तरीके से दी गई है, कई बुक्स में इस तरीके, दोनों एक ही बात वैसे भी है ना। पक्षांतरण करके आप इधर लिख दीजिए इसको, चाहे इसको आप वैसे अगर आपको इस तरीके से गिवन तो ये ऑलरेडी आपको इधर लेके जाना पड़ेगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा। और अगर आपकी बुक में ऑलरेडी ऐसे गिवन है तो आपको कुछ आगे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है थ्योरम का स्टेटमेंट, आपने देख ही लिया। मतलब कहने का मतलब है, ये जो दो डायमेंशन है, डायमेंशन एस है, मतलब डायमेंशन का मतलब एलिमेंट्स ऑफ बेस है ना। बेस में कौन कौन कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस बेस एंड टी, इन दोनों का सम कीजिएगा, जो किसके बराबर आएगा, डायमेंशन ऑफ एस प्लस टी के। और उसमें आपको इंटरसेक्शन वाले भी जोड़ने हैं। तो थ्योरम में देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायमेंशन, इसमें आपको सबसे एक चीज़ देखिए, डायमेंशन एस निकल जाएगा, डायमेंशन टी निकल जाएगा, और डायमेंशन एस प्लस टी निकालना है, और डायमेंशन एस इंटरसेक्शन टी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डायमेंशन एस इंटरसेक्शन सी मान ले, इंटरसेक्शन टी मान लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिखते हैं माना, एक सेकेंड चलिए कलर ये क्या माना कि डायमेंशन एस इंटरसेक्शन टी बराबर किसके है, के। ओके, तो डायमेंशन एस इंटरसेक्शन टी हमने के बराबर माना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करा, ठीक है। तो अब माना, क्या माना कि W जो कि किस प्रकार है, W है x1 x2 xk तक है, ठीक है। और ये W क्या है, ये बेस है, ये भी हमने माना, ठीक है। माना W, ये लेट लिख सकते हैं आप इंग्लिश में लिखे तो, दिस W इज बेस ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। यानी ये जो एस इंटरसेक्शन टी है उसका बेस है कौन, डब्ल्यू, ठीक है। ये भी हमने माना है, ये x1 x2 x3 xk तक जिसके एलिमेंट्स हैं। क्या हुआ कि ये जो एस इंटरसेक्शन टी हमने कोई सेट लिया जिसके डायमेंशन यानी इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, के हैं, ये हमने माना। और ये एस इंटरसेक्शन टी का जो बेस होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू मान लो। और वो किस तरीके से होगा, x1 x2 x3, यानी इसमें के एलिमेंट्स होने चाहिए ना, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी हमने क्या लिया था, के। तो इसमें के एलिमेंट्स तक ले लिया हमने, ठीक है। तो ये W है, ओके। यानी अब क्योंकि W बेस है एस इंटरसेक्शन टी का, तो W किस में बिलोंग करेगा, W इज द सबसेट ऑफ एस, है ना, एंड W इज सबसेट ऑफ टी, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि W किसका बेस है, इज बेस ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। इस वजह से हमने ऐसा लिखा। अब आगे देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं, अगेन हम देखते हैं कि एस जो होगा, अब देखिए क्योंकि एस इंटरसेक्शन टी का, ठीक है, एस इंटरसेक्शन, अब हो सकता है आपकी बुक में एस इंटरसेक्शन टी ना देखिए, W1 W2 दिया गया होगा ना, तो W1 W2 से भी कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं इतना, है ना। तो सबसे पहले अब देखिए, क्योंकि इसमें आप क्या देखेंगे, ये W क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। यानी इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे, W तो होगा ही होगा, और कुछ भी होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे कि मान लीजिए ये समझिए, इधर ये है, इसको सर्कल से समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सर्कल है 2, ठीक है, ये रेड ले लेते हैं,
ठीक है, ये 2 सर्कल ले लिए। अब ये जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है वो तो कौन सा होता है, इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन हिस्सा है, ठीक है। यानी अगर आप इस लाल वाले को एस समझिए और इस वाले को आप टी समझिए, तो ये तो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हो गया है ना। यानी ग्रीन जो है वो तो एस इंटरसेक्शन टी है। ओके, तो एस इंटरसेक्शन टी कौन है, डब्ल्यू। तो एस क्या होगा, डब्ल्यू तो होगा ही होगा, और उसके अलावा जो एस में और भी तो कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। यानी एस के खुद के एलिमेंट्स प्लस डब्ल्यू, वही तो एस होगा। उसी प्रकार से टी भी क्या होगा, टी भी खुद टी के एलिमेंट्स और भी, और उसके अलावा जो ये डब्ल्यू है वो टी पूरा वो होगा। इस तरीके से हम समझते हुए चलते हैं। तो अब देखिए, यानी एस को मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ मैं x1 x2, ये तो है ही है x के तक, ये तो w खुद हो गया। उसके अलावा भी एलिमेंट्स में ले रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ y1 y2 डॉट डॉट ym, ठीक है, ये ले लिए। ये क्या है, s। इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, यानी अगर मैं देखूँ डायमेंशन ऑफ s, यहाँ से क्या मिलती है, k तो एलिमेंट है ही है प्लस m भी है ना। यहाँ मैं यदि y m तक ले रहा हूँ तो ये k एलिमेंट्स थे और ये m एलिमेंट्स हैं, यानी s की डायमेंशन, यानी s में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हैं, k प्लस m हो गए हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं, अगेन t के लिए भी सेम वर्क कर रहे हैं। तो लेट, क्या लेट कर रहे हैं, देखिए t बराबर, अब वही सेम चीज़ होगा, x1 x2 और xn तक तो होगा ही होगा। उसके अलावा भी हम जो नए एलिमेंट्स मान रहे हैं वो z1 z2 करते करते zn तक ले लेते हैं, ठीक है। k हो गया, ये k था, सॉरी यहाँ n लिख दिया गया, ये k 1 to k तक थे, ठीक है, और ये 1 to n हो जाएंगे। इससे पहले भी हाँ यहाँ पे k ही लिखा गया था और ये m तक है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ टी में क्या मिला, k प्लस n। ओके, यानी अब अगर आप क्वेश्चन का LHS देखें, ये वाला क्वेश्चन में जो हमें गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला हिस्सा यदि आप लें, ये वाला, तो डायमेंशन s प्लस डायमेंशन t माइनस डायमेंशन ऑफ, यानी अगर आप इसको लेफ्ट LHS ले लीजिए और इसको RHS ले लीजिए, तो बाय द LHS ऑफ क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, बाय द LHS ऑफ क्वेश्चन या गिवन, या जो भी आप जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, LHS क्या है हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS इज अ डायमेंशन s प्लस डायमेंशन t माइनस डायमेंशन s इंटरसेक्शन t, ठीक है। ये हमारा LHS हो जाएगा। और RHS फिर हम सॉल्व करेंगे, यानी पहले LHS सॉल्व करते हैं फिर RHS। ये तीनों चीज़ें हमारे पास है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास है k प्लस m, ये हमारे पास है k प्लस n, और ये हमारे पास है k, सही है। ये हमने लेट करके चले थे, ये हमने निकाली और ये हमने निकाल ली, ठीक है। दोनों भी हमने ऊपर इक्वेशंस में निकाल ली, है ना। कैसे निकाल ली, ये देखो, k प्लस n और k प्लस m, ठीक है। और ये k तो हम लेके चले थे शुरू में ही, तो यहाँ से एक k से एक k कैंसिल आउट, और ये बचेगा k प्लस m प्लस n। तो ये हमारा क्या आया, ये आ गई हमारे पास LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली, अब RHS को भी हमें प्रूफ करना होगा। सो नाउ वी हैव टू प्रूफ RHS is equals to k plus m plus n।
ठीक है। यानी RHS को मुझे K प्लस M प्लस N के बराबर लाना है, तो इससे क्या होगा, LHS और RHS बराबर हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए नाउ हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ S प्लस T ही तो है RHS में। ठीक है, तो इसको मुझे ये लाना है, K प्लस M प्लस N के बराबर लाना है। अब इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, देखिए अब यदि मुझे K प्लस M प्लस N लाना है, डायमेंशन ऑफ S प्लस T, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई S प्लस T की डायमेंशन ऐसी हो जिसमें K M और N एलिमेंट्स हों ऐड करने वाले। मतलब देखो, लेट वी हैव क्लेम दैट, यानी हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि सपोज कोई S3 है। ठीक है, S3 है, S3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, V ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो ले सकते हैं, S3 ले रहा हूँ मैं। ओके, जो कि किस तरीके से हो कि X1 X2 XK Y1 Y2 YN, ठीक है, Z1 यहाँ पे, ये चलिए मैं इसको नीचे ले देता हूँ, ये देखिए Z1 Z2 ZM। ठीक है, यहाँ M ले लीजिए, M हमने इसको लिया था क्या, ठीक है, M ये था, N ये था, है ना, सेम ही लेना, अलग मत लेना। M ये था और N ये था। ठीक है जी, तो यहाँ तक S3 हमने एक ऐसा सेट लिया है। कैसा सेट लिया है हमने ये, जो कि यदि मैं प्रूफ कर दूँ, ये जो S प्लस T है, इसका यदि बेस में इसे प्रूफ कर दूँ, ठीक है, यदि मैं S प्लस T का बेस इस ग्रुप को प्रूफ कर दूँ, तो मुझे बताओ कि डायमेंशन ऑफ S प्लस T K एलिमेंट्स प्लस M एलिमेंट्स प्लस N एलिमेंट्स, K प्लस M प्लस N आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप खुद ही बताइए। देखिए वापस से समझाता हूँ क्या करना है हमें। यहाँ हमने डायमेंशन ऑफ S प्लस T को किसके बराबर लाना है, K प्लस M प्लस N के। अब हम देखो किस तरीके से लाएंगे। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन ऑफ S प्लस टी निकालना है। अब यदि मान लो डायमेंशन ऑफ S प्लस टी का ही से आएगा, S प्लस टी कुछ होना चाहिए हमारे पास, यानी S प्लस टी का कुछ बेस होगा। ठीक है, तो S प्लस टी का यदि हम कोई बेस लेंगे तो वो इस तरीके से हो कि उसमें K एलिमेंट्स भी हों, M एलिमेंट्स भी हों और ये N एलिमेंट्स भी हों, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, K प्लस M प्लस N। ठीक है, समझ गए। अब हमें लाना किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे, ये समझ गए ना बेस, ये तो क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये हटा देते हैं अभी तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे किस रन में देना है। ओके, तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा S3 तक कैसे लिया है। ओके, अब उसके बाद में आगे देखिएगा, यहाँ पे S3 आ गया, इज बेसिस ऑफ S प्लस टी। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि किस तरीके से S प्लस टी का बेसिस होगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रूफ करते हैं वो देखिए। सबसे पहले लीनियर इसको एक्सपेंड के रूप में यदि हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे लीनियर एक्सपेंड के रूप में यदि हम इसको लिखेंगे, तो यानी इन सब के स्केलर्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो बेसिस प्रूफ करने के लिए, फॉर प्रूविंग बेसिस वी शुड हैव स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स होने चाहिए हमारे पास। ओके, तो स्केलर्स, अब स्केलर्स हम लेट करते हैं, तो कैसे लेट करेंगे देखिए। सो कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे हम A1 A2 AK, ये किसके लिए, X वालों के लिए ले रहे हैं, B1 B2 BM C1 C2 एंड CN। ठीक है,
इस तरीके से हम क्या ले रहे हैं, ये स्केलर्स ले रहे हैं। ओके, अब आगे देखेंगे। सो अब लीनियर एक्सपेंड किस तरीके से लेंगे, अल्फा वन या a1x1 a2 प्लस a2x2 प्लस करते करते a के अक्स के, ठीक है, प्लस b1y1 प्लस b2y2 डॉट 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 bmym, ठीक है, प्लस आगे देखिए क्या आएगा, c1z1 प्लस c2z2 डॉट 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 cnzn, ठीक है जी। ये लीजिए, ये हमारा क्या आ गया, इसका लीनियर एक्सपेंड। किसका आया लीनियर एक्सपेंड, ls प्लस t, ठीक है, ये लीनियर एक्सपांड है, लीनियर एक्सपांड, ठीक है जी, लीनियर एक्सपांड के दीजिए फिर। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये जो अल्फ़ा x1 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा, ये जो है यानी ये लीनियर स्पेंड है। क्या है, लीनियर स्पेंड। तो ये क्या, मुझे बताओ, यदि लीनियर स्पेंड 0 के बराबर हो, ठीक है, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए बेसिस होगा, तो अगर ये उसका बेसिस है, देखो, तो इसका लीनियर एक्सपेंड हो गया, यानी क्योंकि हमने ये बेसिस लिया, हमने क्लेम करा था कि इसका बेसिस है, ठीक है, तो बेसिस लेके चल रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका लीनियरली एक्सपेंड लिख रहे हैं। तो लीनियरली एक्सपेंड किसके बराबर हो जाएगा, इसका 0 के बराबर, यदि उसका बेसिस है। तो क्या है ये, लीनियर एक्सपेंड ऑफ एस प्लस टी, ठीक है जी, और x के बराबर आया 0 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a1x1 a2x2 a के x के, ठीक है, a के x के, ओके, प्लस y वाली टर्म लिख लेंगे, y1 b1 आएगा ना पहले, ओके, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, b1y1 डॉट डॉट bm ठीक है, और साथ ही में क्या है, प्लस c1z1 टू cnzn, ये किसके बराबर ले सकते हैं हम, 0 के बराबर, ठीक है। अब यदि 0 के बराबर तो ये इधर जाएगा, ठीक है, और किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये इधर जाएगा और माइनस में हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हटा दो, ठीक है, मैंने भी बता दिया, तो आपको पूरा ही लिखना है ये वाली टर्म भी। तो ये माइनस का हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, ओके, अंदर प्लस चल रहा है, ओके, और ये बराबर, ओके, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अब आप देखिए क्या लिखेंगे कि a1x1 a2x2, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा क्या बता सकते हैं, ये किसका लीनियरली एक्सपांड है, तो आप कहेंगे ये भाई साहब लीनियरली एक्सपांड है एस का। क्या सही बात है ना, यानी ये बिलोंग करेगा एस में, ठीक है। तो चूंकि सिंस a1x1 a के x के प्लस b1y1 bmym, ये किस में बिलोंग कर रहा है, एस में, ओके, ये तो एस में बिलोंग कर रहा है। तो देखो, इसको तो पहले तो इक्वेशन 1 ले लो, अब इसको आप, ये जो एस में बिलोंग कर रहा है, इसको इक्वेशन 2 ले लो, और अब इसके अलावा देखो क्या, और इसके अलावा हम क्या जानते हैं, ये जो c1z1 है, एंड ये हम जानते हैं, ठीक है, ये प्रूफ नहीं हो रहा है, हम जानते हैं, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, हम जानते हैं क्या, c1z1 प्लस c2z2 cnzn, ये किस में बिलोंग कर रहा है, तो आप गौर से याद करो और बताओ, तो ये बिलोंग करेगा टी में। क्यों,
याद करो, ये और ये किस में होते हैं, एस में, और ये यानी ये के वाला सेट है ना, देखो ये और ये तो किस में थे, एस में थे ना, है ना, और ये और ये किस में थे, टी में, तो ये बिलोंग तो टी में ही करेगा ना, ये ओनली वाला तो है ना, समझ गए। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये C1 ये वाला टर्म ये किस में बिलोंग करता है, टी में बिलोंग करता है, ठीक है। वापस से देख सकते हो अगर आपको याद ना हो तो, यहाँ पे ये देखो टी में, ये जेड वाले टर्म्स टी में ही तो है ना, तो वही लिखा है बस यहाँ पे, ओके। तो दिस इज बिलोंग्स टू टी, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आगे देखो, इक्वेशन 3 तक आने के बाद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 से आपको मिल रहा है कि ये जो किसके बराबर है, इसके, और 2 से आपको मिल रहा है कि ये जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, टी में। इन इक्वेशन 1 और 2 से आप कहोगे क्या कि C1 ये वाली टर्म किस में बिलोंग करेगी, देखो ये किस में बिलोंग कर रहा है, एस में, तो आप कहोगे इक्वेशन 1 से C1 ये CZ वाली टर्म ये एस में बिलोंग करेगी, C1 Z1 प्लस डॉट डॉट CN ZN बिलोंग्स टू एस। अब ये स्टेप शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, देखो मैं वापस दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, अगर आप बोलोगे, अभी मैं जिस पे ग्रीन मार्क कर रहा हूँ ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी CN ZN किस में बिलोंग कर रहा है, ये भी जेड में बिलोंग करेगी इस हिसाब से, एस में बिलोंग करेगी इस हिसाब से, है ना, क्योंकि इसके बराबर ही तो है ना, बराबर में, तो ये भी एस में बिलोंग करेगा इस हिसाब से, तो इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 2 तो हम ये इक्वेशन 3 वाली टर्म तो हम जानते ही हैं कि ये टी में होता ही है, ये तो हम जानते हैं, और इस इक्वेशन से क्या पता लगा कि ये एस में भी है, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि बाय इक्वेशन 1 ये एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, अब देखो 3 और 4 से क्या मिल रहा है कि टी में भी है और एस में भी है, कौन, ये C1Z टू CNZ, यानी ये टर्म जो दोनों में है, तो जो टर्म किसी चीज़ के दोनों में बिलोंग करे, यानी एस में भी है और टी में भी है, यानी एस इंटरसेक्शन टी में है ना, ये वही सर्कल वाली बात है जो इधर भी है और इधर भी है, मतलब ये इंटरसेक्शन में है। तो C1Z1 प्लस C2Z2 टू CNZN ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा एस इंटरसेक्शन टी में, ठीक है। ये एस है, एस इंटरसेक्शन टी, ओके, तो यानी एस इंटरसेक्शन टी में ही बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ तक की बात हो गई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, लेट क्या कर रहा हूँ मतलब क्योंकि अब देखो ये हो गया, अब क्योंकि एस इंटरसेक्शन टी हमने लेट किया था शुरुआत में, क्या लेट किया था कि एस इंटरसेक्शन टी x1 x2 xk तक के एलिमेंट्स किस में है, एस इंटरसेक्शन टी में है, ठीक है। यही हमने लेट लेके चले थे, यही तो हमने माना था। अब इसको यदि मैं लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख दूं का लीनियर स्पेस, ये लीनियर स्पान्स लिख दूं तो क्या आ जाएगा, अब केवल मैं D1 ले रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ जो स्केलर्स ले रहा हूँ मैं A1 A2 नहीं, D1 ले रहा हूँ, ओके, कुछ भी ले सकते हो, वैसे भी 0 ही होना है वैसे भी, D1 x1 प्लस D2 x2 करते करते DK xk, ओके। तो ये भी उस किसके बराबर होगा, फिर इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसका लीनियर स्पेंड है, तो ये भी इसका लीनियर स्पेंड ही है, यानी D1 x1 प्लस D2 x2 DK xk बराबर है किसके, C1Z1 टू
सी एन जेड एन के, ठीक है। ओके, अब यदि ये बराबर है तो ये इधर जाएगा या ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होएगा तो इधर ज़ीरो बच जाएगा, यानी ये कॉमन यहाँ पे इनमें ये दो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और बराबर में क्या बच जाएगा, ज़ीरो बच जाएगा। अब ज़ीरो बच जाएगा तो मैं यहाँ लिखूँगा C1Z1 टू CnZn माइनस D1x1, ये डॉट डॉट है बीच में, मतलब सारे एलिमेंट्स, ठीक है, डॉट डॉट DKx के, इसके बराबर में क्या आएगा, बराबर ज़ीरो, ठीक है। क्यों आया ज़ीरो, क्योंकि ये क्या हो गया, अब लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ये ज़ीरो आने से ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ तक की बात हुई क्लियर। अब हम जो इसका गेम अब जो करने वाले हैं, मतलब हमने यहाँ तक क्या काम कर दिया, इसका एक काम तो कर दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये तो प्रूफ कर दिया, ठीक है। कैसे प्रूफ कर दिया, हमें क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ कर दिया, यानी एल एस प्लस टी वाले को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट तो प्रूफ कर दिया ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ। इसका लीनियरली स्पेस लेके चले थे, ठीक है, इधर उधर जो भी हमने ऐड किया, इससे ही प्रूफ हो गया क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, अब किसी भी चीज़ को बेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बताओ, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और एक उसका लीनियर एस किसके बराबर होना चाहिए, तो वी के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे वी तो क्या है, बेस है, और ये एस क्या है, एस प्लस यू है ना, और ये मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वी एल्फा हो सकता है, आई हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो ये प्रूफ ही तो करना है हमें। अब देखो कैसे करते हैं। तो C1 और C2 जैसे कि हमने लिया, इक्वेशन 1 देखो हमारी, तो अच्छा मैंने बोलने में गलती कर दी, चूँकि लीनियरली इंडिपेंडेंट ही प्रूफ करना है, बट हुआ नहीं अभी तक। देखो क्यों, क्योंकि हमें S प्लस S3 को लेके चले थे, उससे थोड़ी प्रूफ करना है, हमें तो S3 को प्रूफ करना है ना, S प्लस उसको थोड़ी प्रूफ करना, वो तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे चूँकि वो ऑलरेडी है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये है, ठीक है, मतलब वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि वो है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, C1 C2 C के, वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ये जो भी है C के था, ये क्या था, N, ठीक है, ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, बाय इक्वेशन 1। कैसे आया, देखो इक्वेशन 1 देखो, ये रही इक्वेशन 1 ये रही, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कौन, ये कौन, एल एस प्लस टी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। इस वजह से मैंने बोला था एस प्लस टी को हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ इसको नहीं करा, गलती कर दी मैंने बोलने में, ये ऑलरेडी है, तो हम प्रूफ तो एल एस थ्री को करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि इसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, तो ये भी ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये भी ज़ीरो के बराबर है, तो इक्वेशन बाय 1, इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, a1x1 प्लस a2x2 डॉट डॉट akxk प्लस b1 y1 डॉट डॉट bm ym बराबर भी ज़ीरो, ठीक है जी, यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अतः S3 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। कैसे हो गया,
ये जो S3 था हमने किसको लिया था, A और B को ही तो लिया था, है ना। यानी ये एलिमेंट्स इससे हमारे S3 में, अगर आपको याद हो S3 हमने किसे लिया था, देखो ये रहा। तो S3 में यही तो एलिमेंट्स थे हमारे, है ना। ये रहा हमारा S3। तो S3 में जो हमारे एलिमेंट्स थे, तो यहाँ हमने उन सबको ज़ीरो आ गए ना। देखो ये तो ज़ीरो आ ही गए, और ये C वाला ज़ीरो हो ही गया था, तो ये तीनों ही यदि ज़ीरो हो गए, है ना, तो S3 भी क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। समझ गए। अब क्योंकि S3 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो नाउ अब आखिरी स्टेप बचा। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, और एक LS प्लस। अब हमको क्या प्रूफ करना है, LS प्लस T वो किसके बराबर होता है, अल्फा ले लो एलिमेंट, ठीक है, तो उसके बराबर होना चाहिए। यदि ये प्रूफ हो जाए तो इसकी सेकंड टर्म भी प्रूफ हो जाएगी, है ना, किसकी, बेसिस होने की, हाँ बेसिस होने की। तो अब देखो, नाउ लेट वी हैव टू शो क्या शो करना है कि LS3, क्योंकि हमने बेसिस कंसीडर करना है ना इसका, जो किसके बराबर होना चाहिए, S प्लस टी के, क्योंकि यही क्या है, इसकी फील्ड है, तो इसकी फील्ड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो LS3 बिलोंग्स टू S प्लस टी, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि S और T क्या है, दोनों सब स्पेसिस हैं, क्योंकि S एंड T आर सब स्पेसिस। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो जो भी होगा वो इसमें तो कंटेन कर ही रहा है LS3, है ना। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी इसमें कंटेन हो, तो यदि ये भी कंटेन हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेट करो अल्फ़ा बिलोंग्स टू S प्लस टी। अब यदि अल्फ़ा S और T में है, तो यानी अल्फ़ा में S के भी एलिमेंट्स होंगे और T के भी एलिमेंट्स होंगे, यानी अल्फ़ा कुछ इस तरीके से होगा, x1 x2 xk, y1 y2 yk प्लस x1 डॉट डॉट xk एंड z1 डॉट डॉट zn, ठीक है। इस तरीके से होगा अल्फ़ा कुछ, क्योंकि इसमें S टाइप के एलिमेंट, S टाइप के एलिमेंट कौन से हैं, x और y, और y T टाइप के एलिमेंट मतलब x और z, ठीक है, दोनों होंगे। तो अल्फ़ा हमने ऐसा लिया है जो कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर, अब इसको मैं लिख रहा हूँ लीनियर एक्सपेंड के रूप में, ठीक है। लीनियर एक्सपेंड के रूप में किस तरीके से लिखूँगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू a1 x1 ak xk b1 y1 bm ym प्लस, अब इस वाले को अलग अलग स्केलर से लिख रहा हूँ मैं, a1 डैश x1 ak डैश xk, और फिर ये तो चल ही रहा है अपना c z1 cn zn। ओके, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि अल्फ़ा बराबर आता है लीनियर स्पेंड ऑफ S3। देखो S3 में यही सब है, A Y और ये Z और ये वापस, है ना, X वाले Y वाले और Z वाले, तो ये लीनियर स्पेंड किसका है, S3 का। तो यानी अल्फ़ा बराबर लीनियर स्पेंड ऑफ S3 आएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये हम ले लें बराबर ला दें तो किसी तरह, तो हम बराबर ला दिए, है ना। यानी S3 इज बेसिस, और अल्फ़ा जहाँ क्या था, S प्लस टी में कंटेन कर रहा था ना, तो आप क्या कहोगे कि अल्फ़ा इसमें
बिलोंग कर रहा है ना। तो यदि ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो एस प्लस टी भी इसी में बिलोंग कर रहे हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या मैंने डायरेक्टली बराबर बता दिया। तो अब क्योंकि ये भी सबसेट होएगा, सॉरी ये भी सबसेट है इसका, और ऊपर हमने देखा था ये सबसेट था इसका, तो दोनों सबसेट तो हो नहीं सकते, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यही तो प्रूफ करना होता है बेसिस के लिए, यानी S3 इज द बेसिस ऑफ किसका, S3 किसका बेसिस हो गया, S प्लस टी का। ओके, तो यदि S प्लस टी का बेसिस हो गया तो डायमेंशन ऑफ S प्लस टी किसके बराबर होगी, ये डी नहीं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन इसके बेस में कितने एलिमेंट है, अब इसके बेस में कितने एलिमेंट हैं, m प्लस n प्लस के, इतनी तो एलिमेंट्स है इसके बेसिस में, है ना। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप सॉरी भूल गया, अगर आप सोचेंगे कि हाँ m प्लस n प्लस कैसे बता रही है आपने, ये के एलिमेंट्स तो यहाँ 2 बार आ गए हैं ना, ये सोचने वाली बात अगर आप देखो तो ये ऐसे होगा कि जब इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो इसमें x1 कॉमन आएगा, है ना, और x2 कॉमन आएगा अगले वाले में, तो ऐसे करते करते xk कॉमन आएगा। तो कॉमन आएगा ना, तो इस वजह से ये कॉमन आके a, ये स्केलर्स तो एक साथ हो जाएंगे, स्केलर से तो हमें कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, तो ये टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी। फिर देखो वापस दिखा लिखता हूँ, ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा दिख जाएगा, यानी ये a1 डैश और x1 ऐसा हो जाएगा, और फिर डॉट 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 ए के डैश एक्स के, इस तरीके, और बाकी तो फिर है ही। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो के ही हुए ना अभी भी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो के ही है, तो m प्लस n प्लस के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे डायमेंशन ऑफ s प्लस टी, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।